है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, और ये जो है संज्ञा है, नाउन है। इंटेंसिटी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है तीव्रता। तीव्रता, किसी की इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में इसे हम बोलते हैं? जब किसी चीज़ की शक्ति, भावना या प्रभाव, इफ़ेक्ट जो होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो इमोशंस होते हैं, जब उस चीज़ की बहुत अधिक या चरम स्तर मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इंटेंसिटी। अच्छा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी इसकी हाई है, इंटेंसिटी इस चीज़ की लो है। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंगर सरप्राइज्ड एवरीवन। उसकी क्रोध की जो तीव्रता थी उसने सबको चौंका दिया। मतलब उसकी जो इंटेंसिटी थी उसके गुस्से होने की, वो बहुत हाई रही होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ होगा, तो उस चीज़ ने उस सबको चौंका दिया। नेक्स्ट है हमारा एम्पल। एम्पल, AMPL। एम्पल एक एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। और एम्पल का अर्थ होता है एक शाब्दिक अर्थ समझे तो पर्याप्त, एम्पल अमाउंट। ठीक है, एम्पल है मतलब पर्याप्त है। तो जब किसी चीज़ की पर्याप्त या उससे अधिक मात्रा में उपलब्धता, जैसे अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट जितनी है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट से जब आपके पास ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम कहते हैं ना इनफ है, पर्याप्त है। ठीक है, तो वहाँ पर हम एम्पल वर्ड का यूज़ करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। अब इस वर्ड को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं देखते हैं। देयर वॉज एम्पल फूड फॉर एवरीवन एट द पार्टी। पार्टी में सभी के लिए जो था पर्याप्त भोजन था, इनफ भोजन था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोपियस। COPIOUS, कोपियस। कोपियस भी शब्द जो है ये विशेषण तौर पे यूज़ किया जाता है। और देखिए कोपियस का भी अर्थ होता क्या है, जैसे आपने अभी देखा पर्याप्त, एम्पल का पर्याप्त, वैसे कोपियस का अर्थ होता है प्रचुर। मतलब एम्पल पर्याप्त का अर्थ है कि इनफ है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब कोपियस है, इसका अर्थ है प्रचुर। प्रचुर मतलब क्या है कि बहुत ही अधिक, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता है। प्रचुर जो बहुत अधिक मात्रा में हो या किसी चीज़ की बहुलता को दर्शाए, मतलब बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ। तो वहाँ पर मोर देन रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर हम कोपियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ वाटर आफ्टर द वर्कआउट। ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ वाटर आफ्टर द वर्कआउट। वर्कआउट के बाद उसने बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पानी पिया। नेक्स्ट है मिगर। मिगर, MEAGRE। मिगर भी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। और मीगर का क्या अर्थ होता है? अल्प। अल्प मतलब कम, ठीक है। तो जो बहुत कम मात्रा में हो या जितनी रिक्वायरमेंट हो उससे बहुत कम हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मिगर। जिसमें कमी या अभाव हो, तो लेस देन रिक्वायरमेंट, नॉट मोर देन रिक्वायरमेंट, सर लेस देन रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर हम मिगर वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब मेगर का अर्थ होता है अल्प। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो ही अर्नड अ मेगर सैलरी डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। मतलब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसे अल्प वेतन मिला। मतलब बहुत, जितनी रिक्वायरमेंट थी जिस उसकी बेसिक, उससे भी कम। नेक्स्ट वन इज मीक। मीक, M-E-E-K मीक, और ये भी एक एडजेक्टिव है। मीक वर्ड का शाब्दिक एक अर्थ होता है विनम्र, ठीक है। जैसे विनम्र में अब आप मीक का अगर आप सिनोनिम देखें तो क्या हो सकता है? विनम्र, पोलाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे विनम्र, मीक, विनम्र, जो शांत, नम्र और विनम्र स्वभाव का हो, जो अहंकार या गुस्सा नहीं करता हो, तो उसे हम, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मीक बोलते हैं। फाइन। शी इज अ मीक एंड काइंड हार्टेड पर्सन। शी इज अ मीक एंड काइंड हार्टेड
पर्सन, वह एक विनम्र और काइंड हार्टेड मतलब दयालु स्वभाव की व्यक्ति है। अगला वर्ड है हमारा वेंचरसम। वेंचरसम, VENTURESOME, वेंचरसम भी एडजेक्टिव है, विशेषण है। और वेंचरसम का अर्थ होता है क्या? साहसी। अब साहसी का नॉर्मल सिंपल इंग्लिश क्या होता है? ब्रेव, फाइन। तो वेंचरसम को आप ब्रेव भी कह सकते हैं, साहसी। तो वैसा व्यक्ति जो जोखिम उठाने वाला हो, जो निडर हो और नए कार्य करने का साहस रखने वाला हो। देखिए कॉन्टेक्स्ट इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। वेंचरसम साहसी, जो जोखिम उठाने वाला हो भी, जो निडर भी हो और नए कार्य करने का साहस रखने वाला हो, मतलब जिसमें गट्स हो, एक तरह से आप कह सकते हैं। और कैसे हम इसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में? ही इज़ अ वेंचरसम ट्रैवलर who loves exploring unknown places. वह एक साहसी यात्री है जो अनजाने स्थानों की खोज करना पसंद करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन जो है ये नाउन है और डेरेलिक्शन का अर्थ होता है उपेक्षा। अच्छा, बहुत लोगों को उपेक्षा का अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो डेरेलिक्शन मतलब उपेक्षा, और उपेक्षा का क्या अर्थ होता है? जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या जब आपका कोई काम हो जो आपके द्वारा किया जाना चाहिए लेकिन आप उसे नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो उसे कहते हैं उपेक्षा करना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों या जिम्मेदारियों की उपेक्षा करना या उन्हें छोड़ देना, तो वहाँ पर हम उपेक्षा शब्द का प्रयोग करेंगे, डेरेलिक्शन। The officer was punished for dereliction of duty. The officer was punished for dereliction of duty. तो जो ऑफिसर था, जो अधिकारी था, अधिकारी को कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित किया गया, मतलब उसने अपना काम नहीं किया होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन, RESTRAIN। रिस्ट्रेन एक वर्ब है, क्रिया है, और इसका अर्थ क्या होता है? रिस्ट्रेन करना मतलब रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी कार्य से रोका जाता है, कार्य करने से, या नियंत्रित करना या सीमित करना। सीमित करना, नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना, सीमित करना मतलब एक लिमिट में लिमिट होना किसी चीज़ का। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी कार्य करने से रोकना, नियंत्रित करना या सीमित करना, तो वहाँ पर हम रिस्ट्रेन वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन हम इसे अर्थ तो समझते हैं वर्ड का, लेकिन हम इसे कैसे सेंटेंस में पढ़ेंगे तो समझेंगे, या कैसे हम यूज़ करेंगे ये हम सेंटेंस के थ्रू ही देख सकते हैं। तो देखते हैं। शी कुड नॉट रिस्ट्रेन हर लाफ्टर ड्यूरिंग द मीटिंग। वह मीटिंग के दौरान अपनी हंसी नहीं रोक सकी। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट, CONSTRAINT। कॉन्स्ट्रेंट एक नाउन है, संज्ञा है, और कॉन्स्ट्रेंट का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, बंधन। तो जब ऐसी सीमा या रोक जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम या कार्य को नियंत्रित करे, कहते हैं ना, हम जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे ये कार्य करना है लेकिन इस कार्य करने का बंधन है, मतलब मुझे बंधन है। तो बंधन क्या होता है कि जब आपका कोई लिमिट सेट होता है, ठीक है, आपको इसके अंदर ही करना है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट का अर्थ हुआ बंधन, ऐसी सीमा या रोक जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या कार्य को नियंत्रित करें। तो एग्जाम्पल देखते हैं। Due to time constraints, we couldn't finish the project. समय के बंधन के कारण हम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सके, मतलब हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी समय की हमें वो मिल नहीं सका। तो जैसे अगर हमें 10 घंटे की रिक्वायरमेंट थी लेकिन हमें 9.5 ही घंटे मिले तो हम प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सके। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बंधन बोल रहे हैं। ये अंडर द कॉश, ठीक है। अंडर द कॉश का अर्थ होता है दबाव में, प्रेशर में, स्ट्रेस में। तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, जब किसी कठिन सिचुएशन, कठिन परिस्थिति
तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, या उस पे भारी दबाव में हो, भारी दबाव हो मतलब वो प्रेशराइज हो, उस पे प्रेशर बना हुआ हो, तब काम का प्रेशर या किसी और चीज का प्रेशर, तो वहां पर हम कहते हैं अंडर द कोश। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं। अब इस इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। आई एम रियली अंडर द कोश एट वर्क these days। I am really under the cosh at work these days। मैं इन दिनों काम में सच में बहुत दबाव में हूँ, मतलब काम का बहुत प्रेशर है। नेक्स्ट वन इज मल्स, MULLS। मल्स, मल्स एक वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है विचार करना, विचार करना। तो जब हम किसी सब्जेक्ट पर, किसी प्रॉब्लम में या किसी ऑप्शन के लिए जब गहराई से सोचते हैं, मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वहां पर हम मल्स वर्ड का यूज करते हैं। तो किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर, किसी प्रॉब्लम पर, किसी ऑप्शन के लिए जब हम सोच विचार विमर्श करते हैं तो वहां पे हम इस वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, he has been mulling the proposal for several days। he has been mulling the proposal for several days। वह कई दिनों से उस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मल्स का मलिंग कैसे बन गया, क्योंकि ये वर्ब है, जैसे मैंने आपको कहा कि मल्स जो है वो वर्ब है, तो मल्स में यहाँ पे वी फॉर हो गया मलिंग। ठीक है, मल्स विचार करना, विचार विमर्श करना। नेक्स्ट वन इज लेजरली, लेजरली, LEISURELY, LEISURELY। इसका जो स्पेलिंग है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहां पर जिस एग्जाम में स्पेलिंग पूछा जाता है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, लेजरली वर्ड जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव में भी यूज, एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एज अ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, मतलब विशेषण या क्रिया विशेषण दोनों तौर पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, लेजरली का अर्थ होता है एक शब्द में आराम से, आराम से, लेजरली। ठीक है, तो जब हम आराम और शांति के साथ कोई काम करते हैं या आराम या शांति के साथ किया गया, बिना जल्दी या तनाव के या बिना जल्दबाजी के जब कोई काम किया जाता है आराम आराम से, तो वहां पर हम लेजरली वर्ड का यूज करते हैं। He spoke leisurely, enjoying the conversation। अर्थ है उसने आराम से बात की, बातचीत का आनंद लेते हुए। नेक्स्ट वन इज गेज या गॉज। ठीक है, दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, गेज भी बोल सकते हैं और गॉज भी बोल सकते हैं। और ये जो हम लोग यहाँ पे गेज बोलते हैं, तो जो गेज है ये वर्ब है, क्रिया है, और गेज का अर्थ होता है मापना। ठीक है, मापना, किसी चीज को मेजर करना। तो जब किसी चीज को परखना हो, परखना, आंकना, मापना या उसका आकलन करना, तो जैसी भावनाएं, इमोशन, स्तर, ठीक है, या कोई किसी प्रकार की मात्रा, गुणवत्ता, स्थिति आदि, तो वहां पर हम गेज वर्ड का यूज कर सकते हैं। इट इज हार्ड टू गेज हिज रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ना भावनाएं को भी मापा जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया को आंकना मुश्किल है। इट इज हार्ड टू गेज हिज रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया को आंकना मुश्किल है। तो जब हम किसी भावना स्तर और गुणवत्ता को भी मापेंगे तो वहां पे गेज वर्ड का यूज हम कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हवर या हवर, दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, हवर या हवर। हम यहाँ पे हवर यूज करेंगे, मतलब प्रोनाउंस करेंगे। हॉवर जो है ये भी एक वर्ब है, क्रिया है, और हॉवर का अर्थ क्या होता है, मंडराना। आसपास जब मंडराता है ना कुछ, तो वहां पर हम मंडराना, हॉवरिंग बोलते हैं। हवा में एक जगह ठहर कर रहना या किसी के आसपास बार बार घूमना या किसी स्थिति के आसपास बने रहना, तो डिपेंड करेगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है उस सेंटेंस में। तो इसका अर्थ हवा में एक जगह ठहर कर रहना भी होता है, किसी के आसपास बार बार घूमना, मंडराना, या किसी स्थिति, किसी सिचुएशन के
आसपास बने रहना, तो वहां पर हम hover वर्ड का यूज करेंगे, मंडराना। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, द हेलीकॉप्टर hovered above द बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर इमारत के ऊपर एक जगह मंडराता रहा, मतलब इमारत के ऊपर वो घूमता रहा, मंडराता रहा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है नाउन है, एक संज्ञा है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ होता है, देखिए इसको प्रोनाउंस करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेक विधि शास्त्र है, जबकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा जाता है, लेकिन आप इसे प्रोनाउंस कीजिएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक शब्द में अर्थ होता है विधि शास्त्र, विधि शास्त्र। और विधि शास्त्र का क्या अर्थ है? विधि शास्त्र का अर्थ होता है जब हम कानून के विज्ञान को समझते हैं, उसका स्टडी करते हैं, जैसे कि कानून कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कानून की प्रिंसिपल किस तरह से, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं। तो जब ये सब चीज़ का हम स्टडी करते हैं, डीप स्टडी, तो वहां पर हम विधि शास्त्र बोलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये वर्ड यूज हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, विधि शास्त्र ज्यूरिस्प्रूडेंस हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे ये देखते हैं। शी इज स्टडिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम्स। शी इज स्टडिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम्स। वह कानून व्यवस्था की बुनियाद, मतलब उसकी फाउंडेशन समझने के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन कर रही है, कानून के बारे में पढ़ रही है, कानून का डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी कर रही है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है इंट्रिग। इंट्रिग, INTRIGUE। इंट्रिग वर्ड हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। और इंट्रिग का अर्थ होता है जिज्ञासा को जगाना, जिज्ञासा जगाना। जिज्ञासा जगाने को हम इंट्रिग बोलेंगे। अच्छा, एज अ वर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट है, इसका मीनिंग है किसी व्यक्ति की या किसी चीज की जिज्ञासा या रुचि को गहराई से आकर्षित करना, किसी को रहस्य या अनोखेपन से लुभाना। और अगर इसी इंट्रिग को अगर हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो कोई साजिश, गुप्त योजना या चाल। ठीक है, तो वर्ब की तरह से यूज हम कर सकते हैं और नाउन की तरह से यूज कर सकते हैं। अभी हम सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पर जो हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं। द मिस्टीरियस स्टोरी इंट्रिग्ड एवरीवन। रहस्यमय कहानी ने सभी की जिज्ञासा जगा दी। नेक्स्ट वन इज टेंटलाइज। टेंटलाइज, TANTALIZE। टेंटलाइज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है ललचाना। ठीक है, ललचाना। तो जब हम किसी व्यक्ति को ऐसी चीज दिखाकर या संकेत देकर ललचाते हैं जिसे वह चाहता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को चाह रहा है और उसे तुरंत प्राप्त करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता, तो वैसी चीजों को जब हम दिखाकर किसी को ललचा रहे हैं तो वहां पर हम टेंटलाइज यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं। या टेंटलाइज का ये भी कॉन्टेक्स्ट होता है कि उम्मीद जगाकर इंतजार करवाना या किसी को आकर्षित करना। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम कैसे टेंटलाइज वर्ड यूज कर रहे हैं। द स्मेल ऑफ द फूड was enough to tantalize everyone। खाने की खुशबू सबको ललचाने के लिए काफी थी। नेक्स्ट वन इज सब स्टैंडर्ड शेल्टर। सब स्टैंडर्ड शेल्टर, सब स्टैंडर्ड शेल्टर है, ये है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, ठीक है। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है निम्न स्तरीय और शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। तो निम्न स्तरीय का अर्थ क्या होता है कि जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कम। तो ऐसा आश्रय या रहने की जगह जो गुणवत्ता में कम है, असुरक्षित है या बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रही, बेसिक स्टैंडर्ड को जो पूरा न करती हो, तो वहां पर हम निम्न स्तरीय बोलते हैं। और शेल्टर है मतलब आश्रय। तो ऐसा आश्रय जो बेसिक नीड
मतलब बेसिक भी नहीं है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे यूज करते हैं। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिप्लेस सब स्टैंडर्ड शेल्टर्स विथ सेफर हाउसिंग। सरकार निम्न स्तरीय आश्रय को सुरक्षित घरों में बदलने की योजना कर रही है। मतलब कि एक बेसिक स्टैंडर्ड जो है उसके लेवल तक लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सब स्टैंडर्ड फूड भी हो सकता है, मतलब निम्न स्तरीय खाना। नेक्स्ट वन इज मैमथ। मैमथ MAMMOTH। मैमथ का अर्थ होता है, देखिए पहले तो मैमथ हम एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और मैमथ का अर्थ होता है विशाल। विशाल मतलब जब किसी चीज का अत्यंत बड़ा या विशालकाय या बहुत अधिक मात्रा में होने को भी हम मैमथ वहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं। एक तो आकार में, ठीक है, या बहुत ज्यादा आकार में बड़ा होता है तो वहां पे भी हम मैमथ वर्ड का यूज कर रहे हैं। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, अमाउंट में हो, तो वहां पे भी हम मैमथ वर्ड का यूज कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड अ मैमथ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा, विशाल, यहाँ पे विशाल किस कॉन्टेक्स्ट में मैमथ का प्रयोग हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है, आकार में नहीं, मतलब अमाउंट में। फाइन, तो मैमथ विशाल मतलब बड़ा, लार्ज अमाउंट भी है। नेक्स्ट वन इज रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड भी जो है ये एडजेक्टिव और नाउन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ होता है पिछला या पूर्वव्यापी। पिछला या पूर्वव्यापी। तो अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव को एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है अतीत से जुड़ा हुआ, पास्ट से जुड़ा हुआ। और एज अ नाउन अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव का यूज कर रहे हैं तो अतीत की समीक्षा या प्रदर्शनी। तो अतीत की समीक्षा, रिव्यू या प्रदर्शनी। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, शी रोट अ रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल अबाउट हर चाइल्डहुड। शी रोट अ रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल अबाउट हर चाइल्डहुड। उसने अपने बचपन के बारे में एक पिछली, पास्ट की यादों पर आधारित जो है आर्टिकल लिखा। फाइन, तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। डाई हार्ड। डाई हार्ड, डाई हार्ड जो है ये एक इडियम है जिसका अर्थ होता है कठिनाई से खत्म होना, बहुत मुश्किल से खत्म होना, या जो बहुत मुश्किल और कठिनाई से खत्म होती है। कोई भी ऐसी आदत, परंपरा, विश्वास या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल से खत्म होती है या जो लंबे समय तक बनी रहती है या आसानी से नहीं बदलती। तो कोई भी जो हैबिट हो, कोई भी बिलीफ हो, कोई भी ट्रेडिशन हो जो बहुत डिफिकल्ट होता है जिससे रिड ऑफ कर होना या जिसे चेंज करना, तो उसे हम डाई हार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में, सेंटेंस में हम इस डाई हार्ड इडियम को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। Superstitions die hard in some communities. Superstitions die hard in some communities. कुछ समुदायों में अंधविश्वास बड़ी कठिनाइयों से मिटता है, समाप्त होता है। हमारा अगला इडियम है ये भी, draw the long bow. Draw the long bow. Draw the long bow का अर्थ होता है बढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब किसी बात को आप बढ़ा चढ़ा कर कहते हो या उसे आप कहते हो अतिशयोक्ति करना, मतलब अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर, एड ऑन कर कर ऐसी बातें कहना जो सच्चाई से बहुत दूर हो। किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करना, किसी चीज को ओवर स्टेट करना या अनरियलिस्टिक वे में बताना। तो बढ़ा चढ़ा कर बोलने को हम क्या बोलते हैं, थ्रू इडियम ड्रॉ द लॉन्ग बो। Don't draw the long bow, just tell me the truth. बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ, मत बोलो, बस मुझे सच बताओ। नेक्स्ट वोकैब है by fits and starts. by fits and starts. by fits and starts भी एक इडियम है जिसका अर्थ होता है क्या, रुक रुक कर, इरेगुलर वे में, रुक रुक कर। जब किसी काम को रुक रुक कर अनियमित रूप से कभी किया, कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया, ऐसे तरीके से करना हो, करा जाए जिसमें निरंतरता ना हो, मतलब कंटिन्यूटी ना हो।
तो कोई भी चीज को जब हम रेगुलरली सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी जैसे आप बोलते हो और कभी कभार करना, तो उसे आप बोलते हो थ्रू इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज करेंगे? ही स्टडीड फॉर द एग्जाम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही स्टडीड फॉर द एग्जाम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। उसने परीक्षा की तैयारी रुक रुक कर की, मतलब कभी पढ़ाई करी, कभी पढ़ाई नहीं करी। कंटिन्यूटी के साथ उसने एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम का स्टडी, एग्जाम के लिए स्टडी नहीं किया। तो इस तरह से हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट वोकैब है हमारा बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स, बैंडी वर्ड्स एक वर्ब फ्रेज है, ठीक है, वर्ब फ्रेज है। और बैंडी वर्ड्स का अर्थ होता है बहस। बहस, बहस मतलब आर्ग्यूमेंट। बहस मतलब शब्दों को इधर उधर फेंक कर बहस करना, तर्क वितर्क करना, विशेषकर बेकार की या झगड़े वाली बहस में उलझना, ठीक है। तो आर्ग्यू करना, वर्ड एक्सचेंज करना एक हीट आर्ग्यूमेंट होता है जो ट्रिवियल मैनर में होता है, ठीक है, हीट आर्ग्यूमेंट। तो उससे हम क्या बोलेंगे? बैंडी वर्ड्स। अच्छा, ये जो होती है जनरली फालतू बेकार चीजों पर होती है। सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? दे बिगेन टू बैंडी वर्ड्स ओवर अ स्मॉल इशू। दे बिगेन टू बैंडी वर्ड्स ओवर अ स्मॉल इशू। एक छोटे से मुद्दे पर वे आपस में बहस करने लगे। हमारा नेक्स्ट वोकैब है थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड, ठीक है। थ्रेश होल्ड नहीं इसे पढ़ना है, थ्रेश बोलना है, SH है। थ्रेश होल्ड THRESHOLD। थ्रेश होल्ड एक नाउन है, एक संज्ञा है। और थ्रेश होल्ड का अर्थ होता है सीमा या दहलीज। सीमा या दहलीज, किसी प्रक्रिया, स्थिति या स्तर की शुरुआत, ठीक है। किसी प्रक्रिया मतलब किसी प्रोसेस, किसी स्थिति, सिचुएशन या स्तर, लेवल की शुरुआत या वह सीमा जहां से कोई परिवर्तन या प्रभाव शुरू होता है, या वो पॉइंट जहां से किसी तरह का चेंज स्टार्ट होता है, न्यू स्टेट और कंडीशन स्टार्ट होता है। तो किसी प्रक्रिया, स्थिति या स्तर की शुरुआत या वह सीमा जहां से कोई परिवर्तन या प्रभाव शुरू होता है, तो वो उस चीज को हम सीमा, दहलीज, थ्रेशहोल्ड बोलते हैं। शी इज ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ अ न्यू करियर। शी इज ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ अ न्यू करियर। वह अपने नए करियर की दहलीज पर है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करने वाली है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वोकैब है अलिटरेशन। अलिटरेशन ALLITERATION। अलिटरेशन जो होता है, इसे ये शब्द तो एक संज्ञा है और इसका अर्थ होता है अनुप्रास। अनुप्रास, अभी बहुत लोगों को अनुप्रास का अर्थ नहीं समझ में है। देखिए, अनुप्रास का अर्थ जो होता है वो होता है किसी वाक्य, किसी सेंटेंस या किसी पंक्ति, पैराग्राफ, लाइन में एक जैसे अक्षर या ध्वनि का बार बार आना, ठीक है। जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब किसी वाक्य या किसी लाइन में एक जैसे अक्षर या एक जैसे साउंड बार बार आता है तो वो उसे हम अनुप्रास, एलिटरेशन बोलते हैं। या यह जनरली क्या होता है, जब कविता, भाषण या साहित्य में यूज होता है। और इसका यूज करने का मतलब क्या होता है? एक तरह से ब्यूटीफाई करना, ठीक है, इस्तेमाल करना, लय पैदा करना, ठीक है। तो उसे हम अनुप्रास, एलिटरेशन बोलेंगे। जैसे कि पीटर पिक्ड अ peck of pickled peppers. Peter picked a peck of pickled peppers. हो सकता है ये एक कविता का लाइन हो, एक पोएम का लाइन हो। इसका अर्थ क्या है? देखिए, बार बार एक ही साउंड क्रिएट हो रहा है, पी पी पी। पीटर ने अचार वाले मिर्चों की एक मुट्ठी उठाई। नेक्स्ट है हमारा वोकैब काउंटेनेंस। काउंटेनेंस, काउंटेनेंस COUNTENANCE। काउंटेनेंस एक नाउन है, संज्ञा है। और काउंटेनेंस का अर्थ होता है चेहरा। चेहरा मतलब फेस, चेहरा का भाव,
चेहरे का एक्सप्रेशन, ठीक है, या उसे आप मुख मुद्रा भी बोलते हैं। तो चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव, किसी व्यक्ति का चेहरा, उसकी अभिव्यक्ति या भाव को हम काउंटेनेंस, मुख मुद्रा बोलते हैं। फाइन। तो और ये जनरली क्या होता है, जब फेशियल एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो इन इंग्लिश, तो इसे सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? हर काम काउंटेनेंस इम्प्रेस्ड एवरी वन। हर काम मतलब शांत, काउंटेनेंस इम्प्रेस्ड एवरी वन, उसका शांत चेहरा का जो भाव था वो सभी को प्रभावित कर गया। फाइन। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलिए हमारा अगला वर्ड है, अगला वोकैब है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का अर्थ क्या है? पहले तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है ओब्लिवियन, और इसका अर्थ होता है विस्मृति। विस्मृति, ब नहीं बोलना है, वो बोलना है, विस्मृति, ठीक है। विस्मृति का अर्थ क्या है? विस्मृति एक ऐसी अवस्था, मतलब विस्मृति किसको कहते हैं? ऐसी अवस्था जहां किसी चीज का ज्ञान, स्मृति या चेतना बिल्कुल ना रहे, लोगों द्वारा भुला दिया जाना या ध्यान से ओझल हो जाना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? विस्मृति, इंग्लिश में ओब्लिवियन। ओब्लिवियन तो ऐसी अवस्था, ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जहां पे, स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस, जहां पे कॉन्शियस ना रहे, ठीक है, ऐसा कंडीशन जहां पे लगे कि सब चीज ओझल है, भूल चुका हुआ है। द ओल्ड ट्रेडिशन इज स्लोली फेडिंग इनटू ओब्लिवियन। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज करेंगे, द ओल्ड ट्रेडिशन इज स्लोली फेडिंग इनटू ओब्लिवियन। पुरानी जो परंपरा है वो धीरे धीरे भुला दी जा रही है। पुरानी परंपरा धीरे धीरे भुला दी जा रही है, मतलब गायब हो रही है, लोगों को याद नहीं है। Our next word vocab is intimidate. Intimidate. I-N-T-I-M-I-D-A-T-E. I-N-T-I-M-I-D-A-T-E. Intimidate is a verb. ये इसका parts of speech verb है, क्रिया है। और इंटिमिडेट करना, कहते हैं ना, इंटिमिडेट करना मतलब धमकाना। धमकाना, किसी को डराना, किसी को डराना, भय पैदा करना या किसी को डराकर अपना काम कराना। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? धमकाना, इंटिमिडेट करना, ठीक है। तो जब हम किसी को थ्रेटन करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को लेस कॉन्फिडेंट फील कराकर आप अपना काम निकलवा लेते हो, उसे डराते हो, धमकाते हो, तो उसे इंटिमिडेट करना ही कहते हैं। और कैसे इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे? बुलीज इंटिमिडेट अदर्स टू फील पावरफुल। बुलीज जो होते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को हार्म करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो बुलीज जो होते हैं इंटिमिडेट अदर्स टू फील पावरफुल। जो गुंडे होते हैं, बुलीज होते हैं, वो दूसरों को डराते हैं ताकि वे खुद को क्या फील करा सके कि वो बहुत पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। तो इंटिमिडेट करना, धमकाना होता है। सो हमारा अगला वोकैब है, अगला वर्ड है लीनियंट। लीनियंट, L-E-N-I-E-N-T, लीनियंट। लीनियंट एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है उदार या नरम दिल। जैसे आपने कभी सुना होगा ना, दरिया दिल है, उदार व्यक्ति है, नरम दिल व्यक्ति है, सॉफ्ट है वो। तो किसी पर कठोर ना होना, गलती को सहन कर लेना, दया भाव रखना या सजा में नरमी बरतना। तो इस तरह प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो कठोर नहीं होते हैं, गलती को सह भी लेते हैं, दया भाव रखते हैं, फॉरगिवनेस होता है उनमें। सजा, अगर किसी को पनिश भी कर रहे हैं तो ये देखकर पनिश कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उदार, नरम दिल, lenient। Parents should not be too lenient all the time. Parents should not be too lenient all the time. माता पिता को हमेशा बहुत ज़्यादा उदार या नरम दिल नहीं होना चाहिए। So our next word is hobble. Hobble, H-O-B-B-L-E, H-O-B-B-L-E, hobble। hobble का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है।
हॉवल एक वर्ब है और हॉवल का अर्थ होता है लंगराना। लंगराना, जब पैर में प्रॉब्लम होती है तो लंगड़ा कर, जो जैसे होता है चलते हैं लोग, भटक कर चलना, किसी चोट, कमजोरी या बाधा के कारण लंगड़ा कर या कठिनाई से चलना, या किसी, अच्छा इसका ये तो हुआ लंगड़ाना। और एक और फिगरेटिव मीनिंग होता है। फिगरेटिव मतलब जैसे किसी काम या प्रगति को रोकना या धीमा करना। इससे इस यहाँ पर भी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम हॉवल वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो किसी चोट या कमजोरी या बाधा को के कारण लंगड़ाकर या कठिनाई से चलने को भी हॉवल कह सकते हैं। और किसी काम या प्रगति को रोकना या धीमा करना, यहाँ पर भी हम हॉवल वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, फाइनेंशियल, यहाँ पर जो सेंटेंस में यूज किया वो फिगरेटिव यूज किया गया है हॉबल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हॉबल्ड द कंपनीज ग्रोथ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हॉबल्ड द कंपनीज ग्रोथ। आर्थिक समस्याओं ने कंपनी की वृद्धि को क्या कर दिया, धीमा कर दिया या रोक दिया। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो कंपनी जितनी ग्रो कर रही थी वो कम हो गई या रुक गई। हमारा नेक्स्ट वोकैब है इम्बाइव। इम्बाइव, IMBIVE, इम्बाइव ये वर्ब है, क्रिया है, और इम्बाइव का अर्थ है अवशोषित करना, ग्रहण करना, अपने में अवशोषित करना, अपने में उस चीज को समाहित करना। तो जब हम किसी बात को, किसी ज्ञान को, किसी मूल्य को, या तरल पदार्थ के लिए भी होता है, तरल पदार्थ को अपने अंदर समाहित या ग्रहण करते हैं, तो वहां पर हम अवशोषित करना, इम्बाइव यू बोलते हैं, यूज करते हैं इस वर्ड का। ठीक है, तो इम्बाइव क्या हुआ, अवशोषित करना, ग्रहण करना, अब्सॉर्व करना। अगर आप तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं तो किसी चीज को टेक इन करना, ड्रिंक करना, या अगर आप फिगरेटिवली यूज कर रहे हैं अवशोषित करना, तो किसी आइडियाज को, नॉलेज को अपने अंदर लेना, मतलब उस चीज को बाद में अपने अंदर लेकर यूज करने को हम इम्बाइव करना कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। You should imbibe good habits from your surroundings. You should imbibe good habits from your surroundings. आपको अपने आसपास से अच्छी आदतें क्या करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज बराज या बैराज। दोनों हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बराज या बैराज। और ये जो होता है, हम यहाँ पे बैराज प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो बैराज, बैराज जो BARRAGE, बैराज जो है एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बार या धारा। तो कॉन्टेक्स्ट हम पहले समझते हैं। किसी चीज की लगातार तेज या भारी मात्रा में बौछार, जैसे सवालों का बौछार, ठीक है, गोलियों का बौछार, तो वहां पर हम बैराज वर्ड यूज करेंगे। किसी चीज की लगातार तेज या भारी मात्रा में बौछार। या इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है जब नदी पर पानी रोकने या मोड़ने के लिए बनाई गई बांध, जैसे डैम जिसे आप बोलते हो, तो उसे भी हम बैराज बोलते हैं। तो किसी चीज का भारी मात्रा में आना, बौछार होना को भी बैराज बोलते हैं। और जब नदी पर पानी रोकने या मोड़ने के लिए बनाई गई बांध जैसी संरचना को भी हम बैराज बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, द रिपोर्टर्स faced a barrage of questions. The reporter faced a barrage of questions. रिपोर्टर को सवालों की बौछार का सामना करना पड़ा, मतलब उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़े। है रिक्लूसिव। रिक्लूसिव, RECLUSIVE। रिक्लूसिव का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है एक वर्ड में एकांत प्रिय। एकांत मतलब कि बिल्कुल एकांत, अलोन, और जिसे एकांत पसंद हो उसे हम कहते हैं एकांत प्रिय। तो जो लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों से दूर, इस तरह के लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, अकेले जीवन उन्हें बिताना पसंद आता है, और समाज से जितना हो सके दूरी बनाए रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम रिक्लूसिव बोलते हैं। सेंटेंस में देखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को। She became reclusive after the incident. She became reclusive after the incident. उस घटना के बाद वह समाज से दूर रहने लगी, मतलब समाज से कटी कटी रहने लगी, एकांत में रहने लगी।
तो यहाँ पे रिक्लूसिव। नेक्स्ट वर्ड इज रिब्यूक। रिब्यूक, REBUKE। रिब्यूक का अर्थ होता है एक शाब्दिक अर्थ जिसे आप बोलते हो फटकार, कहते हैं ना डांट फटकार, तो वो होता है फटकार। जब कोई किसी की गलत बात या गलती बात पर कठोर शब्दों से डांटे किसी को या उसको फटकारे, उसे डांट टपटे, तो डांटना फटकार देना को हम क्या कहेंगे? रिब्यूक करना। ठीक है, तो जब किसी की गलत बात या गलती पर कठोर शब्दों में डांटना फटकारना या डांट फटकार देने को हम रिब्यूक कहेंगे। द टीचर रिब्यूक्ड हिम फॉर बीइंग लेट। द टीचर रिब्यूक्ड हिम फॉर बीइंग लेट। शिक्षक जो थे, टीचर जो थे, उन्होंने देर से आने पर उसे फटकार लगाई, उसे डांटा। तो यहाँ पे हम इस तरह से रिव्यूक वर्ड का यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्पेल भी करते जा रही हूँ ताकि अगर आप एक होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है अगर आप सुन भी रहे हो तो। नेक्स्ट इज ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस, OSTENTATIOUS, ऑस्टेंटेशियस। तो और इसका अर्थ होता है दिखावापूर्ण, जैसे कहते हैं ना शो करना, शो ही होता है बहुत ज्यादा, दिखावापूर्ण करना। तो जब कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा दिखावे, भव्यता या चमक दमक के साथ प्रस्तुत की गई हो ताकि दूसरों का ध्यान क्या कर सके? आकर्षित किया जा सके। तो जब किसी चीज का बहुत दिखावा किया जाता हो या बहुत ज्यादा शो ऑफ किया जाता हो तो वहां पर हम दिखावापूर्ण, वहां पर हम ऑस्टेंटेशियस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अवॉइड यूजिंग ऑस्टेंटेशियस लैंग्वेज इन सिंपल कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अवॉइड यूजिंग ऑस्टेंटेशियस लैंग्वेज इन सिंपल कॉन्वर्सेशन। साधारण बातचीत में भी दिखावापूर्ण भाषा का उपयोग करने से बचे। मतलब सिंपली, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात बन रही है तो आप इसे यूज करें, ज्यादा शो ऑफ ना करें लैंग्वेज का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैलिएबल। मैलिएबल, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा मैलिएबल का क्या अर्थ होता है। मैलिएबल चीज को जो मैलिएबल होता है, जनरली ये केमिस्ट्री में आप मेटल वगैरह के लिए यूज करते हो। तो MELLEABLE, मैलिएबल का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा लचीला, जिसे आप बिल्कुल बेंड कर सको, अपने अकॉर्डिंग उसको आकार दे सको। फ्लेक्सिबल भी आप इसका सिनोनिम की तरफ बोल सकते हो। तो ऐसी चीज जो आसानी से आकार बदलती हो, या उसे आप जैसे कहते हैं ना गोल्ड, तो गोल्ड क्या होता है? वेरी मैलिएबल मेटल होता है। मतलब उसको आप किसी तरह से, और जैसे उस मेटल का आप ऑर्नामेंट बना सकते हो, मतलब वो बहुत ज्यादा लचीला है, उसको किसी भी तरह से शेप में आप ढाल सकते हो। तो एग्जाम्पल में देखिए गोल्ड इज अ हाईली मैलिएबल मेटल। सोना जो है एक बहुत ही अत्यंत लचीला धातु है। नेक्स्ट है लैविश। लैविश, LAVISH। लैविश का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा भव्य या खर्चीला। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब बहुत ज्यादा मात्रा में उदारता से या भव्यता से ज्यादा खर्च करना या कर देना। जैसे एक सिंपल बात है, जहां पर आपको 20 रुपए खर्च करना, वहां पे आप 2000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो कहते हैं ना लैविश, खर्च करने से पहले सोचना नहीं, एक तरह से फिजूल खर्ची। ठीक है, तो यहाँ पर हम लैविश वर्ड का यूज करेंगे। दे होस्टेड अ लैविश वेडिंग सेरेमनी। दे होस्टेड अ लैविश वेडिंग सेरेमनी। उन्होंने एक भव्य शादी समारोह का आयोजन किया या समारोह को आयोजित किया। लैविश, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ग्रैंड, जिसको आप कहते हो ग्रैंड पार्टी, बहुत ज्यादा खर्च हुआ उसमें। ठीक है, तो वहां पर हम लैविश वर्ड का यूज करेंगे। हमारा अगला वर्ड है मोरोस। मोरोस, MOROSE, मोरोस। मोरोस का अर्थ होता है उदास, सैड। ठीक है, तो जब कोई बहुत ज्यादा उदास हो, उदास की वजह से कहते हैं ना चिड़चिड़ा होना, बहुत गुमसुम रहना, ज्यादा बोलना नहीं, ऐसा व्यक्ति
जो कम बोलता है और उसके चेहरे पे, उस व्यक्ति के चेहरे पे हमेशा मतलब लटका हुआ फेस रहता है, मायूस, बहुत ही उदास, तो वहां पर हम मरोस वर्ड का यूज करेंगे, उदास। शी हैज बीन इन अ मरोस मूड सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन इन अ मरोस मूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से ही गुमसुम और उदास मूड में है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में वर्ड का यूज करते हैं। और अच्छा, सेंटेंस से आप अगर जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है ना स्पोकन इंग्लिश में, तो अगर सेंटेंस को अच्छे से देखिएगा तो ये भी प्रैक्टिस आपका होता जाएगा। हमारा अगला वर्ड है इनंडेट। इनंडेट, INUNDATE। इनंडेट का अर्थ होता है बाढ़ भर, बाढ़ भर या भर जाना। मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे एक तो होता है ना फ्लड, फ्लड जिससे आप, तो वहां पर ये हो गया बाढ़ भर और भर जाना, ओवरवेल्म जिसे आप कहते हो। तो किसी चीज का अत्यधिक मात्रा में आ जाना, इतनी अधिक मात्रा में आना कि वो चीज को संभालना मुश्किल हो, तो वहां पर हम इनंडेट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि द हेवी रेन्स इनंडेटेड द इंटायर विलेज। द हेवी रेन्स इनंडेटेड द इंटायर विलेज। भारी बारिश ने पूरे गांव को बाढ़ से भर दिया, मतलब कि इतनी भारी बारिश हुई कि पूरा गांव जो है उसमें फ्लड आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेयंस। अबेयंस, ABEYANCE। अबेयंस का अर्थ होता है स्थगन, स्थगन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है स्थगन का? स्थगन शब्द का अर्थ होता है किसी चीज का अस्थाई, मतलब टेम्पररी, किसी चीज का अस्थाई रूप से रुक जाना। हॉल्ट जिसे आप बोलते हो, ठहर जाना या कुछ समय के लिए किसी चीज को रोक देना, तो वहां पर हम अबेयंस वर्ड का यूज करेंगे, स्थगन। The project is in abeyance due to lack of funds. The project is in abeyance due to lack of funds. फंड की कमी के कारण, फंड की कमी की वजह से प्रोजेक्ट जो है स्थगित है, मतलब ये टेम्पररी है, ठीक है। अभी रुका हुआ है, टेम्पररी रुका हुआ है। जैसे ही फंड आएगा वैसे ही प्रोजेक्ट वापस से शुरू हो जाएगा, तो वहां पर हम अबेयंस वर्ड का यूज कर रहे हैं, स्थगन। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्लीगेट। प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE। प्रोफ्लीगेट का अर्थ होता है अपव्ययी, मतलब जितनी ज्यादा कमाई से ज्यादा खर्च या फिजूल खर्च जिसे आप बोलते हो, फालतू का खर्च, ठीक है। यह एक तरह से बहुत बेकार चीज होती है अपव्ययी, फिजूल खर्च, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा और बिना सोचे समझे पैसों का खर्च करता है, या कह सकते हैं बर्बादी करता है, बेहिसाब खर्च करने वाले को हम क्या बोलेंगे? प्रोफ्लीगेट। बेहिसाब खर्च करने वाले को हम बोलेंगे प्रोफ्लीगेट, अपव्ययी, फिजूल खर्च, ठीक है। फिजूल खर्च को बोलते हैं प्रोफ्लीगेट, ठीक है। ही इज नोन फॉर हिज प्रोफ्लीगेट लाइफ स्टाइल। वह अपने फिजूल खर्ची वाले जीवन की वजह से जाना जाता है, जीवन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेजल। एम्बेजल, EMBEZZLE। एम्बेजल का अर्थ होता है गबन। गबन किसको कहते हैं ना, पैसे की गबन, ठीक है, हेरा फेरी। तो किसी के भरोसे से अगर आप कोई काम करते हो, पैसे देते हो, संपत्ति देते हो, और उस चीज का क्या कहते हैं कि उपयोग ना होके मिस यूज हो जाता है, मिस यूज जब उसको वो कर लिया जाता है, तो किसी के भरोसे से दिए गए पैसे या संपत्ति को चोरी करना, अपने निजी उपयोग में ले आना या गलत तरीके से मिसयूज करना, खर्च करने को हम कहेंगे एम्बेजल, और इसी से शब्द बनता है एम्बेजलमेंट। फाइन। द कैशियर embezzled a large amount over several months. The cashier embezzled a large amount over several months. कैशियर जो था उसने कई महीनों से बड़ी रकम गबन कर ली। नेक्स्ट वन इज precarious. precarious, PRECARIOUS। precarious का अर्थ होता है अस्थिर। एक हुआ स्थिर, स्थिर का अपोजिट होता है अस्थिर।
तो जब कोई स्थिति, जब कोई सिचुएशन जो सुरक्षित नहीं हो, जो अनिश्चित हो, या कभी भी वो सिचुएशन जो है बिगड़ सकती हो, तो वो स्थिति बिगड़ सकती हो, असुरक्षित हो सकती हो, तो वहां पर हम प्रिकेरियस वर्ड का यूज करेंगे, अस्थिर करना। जैसे कि ही मेड अ प्रिकेरियस डिसीजन विदाउट थिंकिंग, उसने बिना सोचे समझे बहुत ही जोखिम बड़ा फैसला लिया। मतलब कि वो जो डिसीजन उसने लिया, प्रिकेरियस डिसीजन लिया, मतलब जो सुरक्षित नहीं है, उससे नुकसान हो सकता है, कभी भी वो चीज बिगड़ सकती है। तो वहां पर इस तरह से हम प्रिकेरियस वर्ड का यूज करेंगे। आप अपने तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस। तो प्रिकेरियस का अर्थ हुआ अस्थिर। स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड ये जो वर्ड है ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। ये स्प्रिंग बोर्ड एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो आपको कोई गतिविधि शुरू करने में मदद करे, विशेष रूप से आपको विचार देकर, मतलब कोई आपको आइडिया दे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। ठीक है, तो इसका अर्थ स्प्रिंग बोर्ड का ये अर्थ हुआ। इसको हम एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं, ये जो सेंटेंस लिया गया है मैंने इन एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम्पल के रूप में जो सेंटेंस लिया गया है ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर का लाइन है। इंडिया इज अ स्प्रिंग बोर्ड टू एक्सेस द ग्लोबल साउथ। इंडिया इज अ स्प्रिंग बोर्ड टू एक्सेस द ग्लोबल साउथ। इसका अर्थ हुआ कि भारत जो है वैश्विक, मतलब ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण तक पहुंचने के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे काम करेगा, मतलब कि एक गतिविधि प्रदान करेगा विचारों के थ्रू। फाइन। हमारा अगला वर्ड है ऑडियल, ऑडियल, ORDEAL। ऑडियल जो है नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है कठिन परीक्षा। कठिन परीक्षा एक कठिन, अप्रिय और या दर्दनाक अनुभव जो किसी व्यक्ति के चरित्र, कैरेक्टर, सहन शक्ति, एंड्योरेंस या क्षमता का परीक्षण करता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त चल रहा है, अभी कठिन परीक्षा का दौर है, तो ये होता है कठिन परीक्षा। कॉन्टेक्स्ट ये है जिसका ऑडियल इंग्लिश है, ऑडियल कठिन परीक्षा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, शी मैनेज्ड टू कीप हर सैनिटी थ्रू आउट द ऑडियल। शी मैनेज्ड टू कीप हर सैनिटी थ्रू आउट द ऑडियल, जिसका अर्थ है कि वह पूरे समय कठिन समय में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सफल रही। मतलब कुछ भी उसने उल्टा काम नहीं किया मुसीबत होने के बावजूद। हमारा अगला वर्ड है इंस्टेंस, इंस्टेंस, INSTANCE को बहुत सारे लोग इंस्टेंस भी बोलते हैं, बट इंस्टेंस इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। इंस्टेंस एक नाउन, ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उदाहरण या मिसाल। मिसाल के तौर पर, जैसे हम बोलते हैं ना मिसाल के तौर पे ऐसा, तो उदाहरण के तौर पे ऐसा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में है इंस्टेंस। किसी वस्तु या किसी चीज का उदाहरण या मिसाल। इन दिस इंस्टेंस आई थिंक she was mistaken. In this instance, I think she was mistaken. इस मामले में मुझे लगता है कि वह गलत थी। She was mistaken मतलब वह गलत थी। In this instance, इस मामले में। फाइन। तो क्या हुआ, उदाहरण के तौर पर या इस मिसाल में, इस बात में। हमारा अगला वर्ड है, वोकैब है प्ली, प्ली, PLEA, प्ली। ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है दलील, दलील या तर्क, किसी तरह का तर्क देना, दलील होना, दलील देना। न्यायालय मतलब कोर्ट में सफाई या दलील, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का हम यूज करते हैं प्ली करना। द लॉयर मेड अ टीयरफुल प्ली टू बायस द ज्यूरी। द लॉयर मेड अ टीयरफुल प्ली टू बायस द ज्यूरी। वकील ने ज्यूरी को पक्षपात पूर्ण बनाने के लिए आंसू भरी अपील की। मतलब इमोशनल, एक तरह से इमोशनली उस ज्यूरी को बायस करने के लिए दलील दिया, तर्क दिया। फाइन। हमारा अगला वर्ड है क्विकन, क्विकन, QUICKEN। क्विकन, क्विकन एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तीव्र करना। अच्छा, वर्ब मतलब क्या, क्विकन में ENED मतलब N है लास्ट का इसका अल्फाबेट, ED भी लग सकता है। इसके V2, V3, V4, V5 बनते हैं। क्विकन, क्विकन का अर्थ होता है तीव्र करना, किसी चीज को फास्ट करना। ठीक है, किसी चीज की स्पीड में बढ़ोतरी करना, तो अधिक तेज करना या गति बढ़ाना को हम क्विकन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल से एग्जाम्पल लिया गया है। ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्विकन टू 7.7% इन अप्रैल जून क्वार्टर। अप्रैल जून तिमाही में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो वृद्धि दर बढ़कर 7.7% हो गई है। फाइन। हमारा अगला वोकैब है, अगला वर्ड है प्रोपेल, प्रोपेल, PROPEL। प्रोपेल, प्रोपेल एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है
किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को आगे या किसी विशेष दिशा में ले जाना, या आप कह सकते हैं चलाना या धकेलना, पुश करना या उसको चलाना। तो प्रोपेल का ये अर्थ निकला, मतलब है। इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? द क्वार्टर्स जीडीपी ग्रोथ वाज आल्सो प्रोपेल्ड बाय द सर्विसेज सेक्टर। द क्वार्टर्स जीडीपी ग्रोथ वाज आल्सो प्रोपेल्ड बाय द सर्विसेज सेक्टर, मतलब जो तिमाही, क्वार्टर को तिमाही बोलते हैं हिंदी में, तो जो तिमाही की जीडीपी वृद्धि को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर द्वारा भी बढ़ावा मिला है, मतलब इसका भी योगदान रहा है सर्विस सेक्टर का ग्रोथ में। हमारा अगला वर्ड है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस, SPURIOUS, स्प्यूरियस। ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है जाली। जाली मतलब क्या आप कह सकते हैं? नकली। फाइन, जाली है, नकली है, मतलब जिसका प्रमाण नहीं है, असली या प्रमाणिक नहीं, ठीक है, तो उसे हम जाली बोलते हैं, फेक बोलते हैं, तो उसे हम स्प्यूरियस बोलेंगे। ही वॉज अरेस्टेड in 2024 on spurious corruption charges. He was arrested in 2024 on spurious corruption charges, मतलब उन्हें 2024 में फर्जी, जाली, भ्रष्टाचार, फर्जी यहाँ पे बोलेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जाली, फर्जी, नकली, फेक सब सिमिलर है, सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट, FRAUDULENT। फ्रॉडुलेंट भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी, धोखा देना, किसी के साथ चीट करना। तो किसी को धोखा देने के लिए किया गया काम या बेईमानी, या किसी के साथ बेईमानी किया गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी। ही गॉट द जॉब ऑफ साइंस टीचर बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स। मीन्स मतलब तरीका, ठीक है, तो इसका सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि उसने धोखाधड़ी करके, धोखाधड़ी से विज्ञान शिक्षक मतलब साइंस टीचर की नौकरी जो है पाई है, गलत मीन से, गलत तरीके से। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है फेन। फेन, FEIGN। FEIGN, फेन भी एक वर्ब है। तो वर्ब है तो ध्यान रखिएगा कि वर्ड में जो ये V1 है, इसमें ED और S, V1 V2 सब बनेगा। तो फेन का अर्थ होता है बनावटी। बनावटी या दिखावा करना कि आपको कोई विशेष अनुभूति हो रही है, या आप थके हुए या बीमार हैं, मतलब आप लॉजी हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जी होना, या आप थके हैं, आप इल हैं, बीमार हैं, ये आप दिखावा कर रहे हैं, बनावटीपन, तो उसे हम फेन बोलेंगे। सम एनिमल्स फेन डेथ व्हेन इन डेंजर। कुछ जानवर में ये क्वालिटी होती है कि जब वो खतरे में पड़ता है तो वो ऐसा दिखावा करता है, ऐसा बनावटीपन करता है कि उसकी मौत हो गई है, मतलब वो मर गया है, सांस रोक लेता है या जो भी। हमारा अगला वर्ड है एलिज। ALLEGE। एलिज, एलिज भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है आरोपित करना। आरोपित करना, बिना किसी ठोस सबूत के यह कहना कि किसी ने कुछ गलत किया है या किसी ने कुछ इलीगल काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो वहां पर ये शब्द का यूज होगा एलिज करना। The woman alleged that top male executive routinely fondled female employees. The woman alleged that top male executives routinely fondled female employees. महिला का ये आरोप है कि जो मेल एग्जीक्यूटिव है, जो टॉप पे हैं, वो अधिक मतलब नियमित रूप से महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये आरोप किया गया है बिना किसी प्रूफ के। नेक्स्ट है हमारा फॉन्डल्ड। फॉन्डल, FONDLE। फॉन्डल, फॉन्डल भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है छूना या सहलाना। लास्ट वर्ड जो हमने देखा था उसमें के सेंटेंस एग्जांपल में हमने यूज कर रखा है फॉन्डल वर्ड। तो फॉन्डल का अर्थ होता है छूना या सहलाना। देखिए ये डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में ये वर्ड का प्रयोग किया गया है। फॉन्डल, छूना मतलब अगर एक मदर एक अपनी बच्चे को छू रही है तो वहां पर अच्छा पॉजिटिव वर्ड के तौर पे यूज हो रहा है फॉन्डल। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, शी अक्यूज्ड हिम ऑफ फॉन्डलिंग हर, तो यहाँ पर क्या हुआ? सहलाना, छूना, किस वे में? कामुकता भाव से। तो लास्ट एग्जाम्पल में भी सेक्सुअली असॉल्ट के तौर पर फॉन्डल वर्ड का यूज हुआ था, छूना सहलाना। यहाँ पर भी वही वर्ड यूज किया गया है उसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इसका यूज वहां पे भी हो सकता है एक प्यार और स्नेह के तरह। ठीक है, तो फॉन्डल, छूना या सहलाना, प्यार से या कामुक भाव से किसी को छूना या सहलाने को हम फॉन्डल बोलते हैं। तो शी अक्यूज्ड हिम ऑफ फॉन्डलिंग हर, मतलब उसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, मतलब गलत तरीके से छूने का, सहलाने का आरोप लगाया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्कशॉप विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। ये जो सीरीज है वो कैब सीरीज, इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी वोकैब्स आते हैं जो हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या चाहे आप अपना इंग्लिश बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं और न्यू रिसेंट ट्रेंडिंग वर्ड्स वोकैब इंक्लूड करना चाहते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो
ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा आज का पहला वर्ड है फ्रिवलसली। फ्रिवलसली FRIVOLOUSLY। फ्रिवलसली एक एडवर्ब है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस वर्ड का, वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जिसका अर्थ होता है बिना गंभीरता के, मतलब इररिस्पॉन्सिबली या विदाउट सीरियसनेस। ठीक है, किसी काम को इस तरीके से करना जिसमें सीरियसनेस ना हो, समझदारी के साथ जो किया गया काम ना हो, और जो एक पर्पस होता है, सेट पर्पस होता है, उसके लैक में किया गया हो, मतलब उसके अभाव में किया गया हो। जनरली फुलिशनेस आप इसके लिए सही वर्ड बोल सकते हो। सो फ्रिवलसली का अर्थ है बिना गंभीरता के। इसका सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे इस वर्ड का? शी बिहेव्स फ्रिवलसली, शी इज नॉट एट ऑल सेडेट। इसका अर्थ यह है कि वह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती है, वो बिल्कुल भी शांत नहीं है, दिमाग से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अजीब व्यवहार कर रही है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट COMPLACENT। कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जिसका अर्थ होता है आत्म संतोष, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आप बोल सकते हो इसके सिनोनिम में अपने आप से या किसी सिचुएशन से बहुत अधिक संतुष्ट महसूस करना। मतलब आपने कोई काम करा, आपने कोई कार्य किया, या आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जिससे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो वहां पर हम कॉम्प्लेसेंट वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर्स अ डेंजर ऑफ बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट इफ यू विन अ फ्यू गेम्स। यदि आप कुछ गेम्स जीत जाते हैं, मैच हो या कोई भी गेम हो, अगर वो आप जीत जाते हैं और तो आपको आत्मसंतुष्ट हो जाने का खतरा होता है, मतलब आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है गिमिक। गिमिक GIMICK। मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको स्पेल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन वाला सेक्शन भी आता है। गिमिक वर्ड जो है वो नाउन है जिसका अर्थ होता है तरकीब, या आप कह सकते हैं ट्रिक। ग्राहकों को, जनरली ये कॉन्टेक्स्ट है, ग्राहकों को आकर्षित करना या लोगों को कुछ खरीदने के लिए राजी करने का विचार, इस तरह का विचार जो एक ट्रिक के रूप में हो। ठीक है, एक ट्रिक हो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ बेच सको। ठीक, he dismissed the event as such as just a publicity gimmick। उन्होंने इस आयोजन को महज प्रचार का हथकंडा बताकर खारिज कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला कि ये तरकीब है सिर्फ पब्लिसिटी करने का, तो उसे डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा हिंज ऑन। हिंज ऑन HINGE, हिंज ऑन। हिंज ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निर्भर करना, किसी पे डिपेंड करना, निर्भर करना। एक चीज पूरी तरह से दूसरी चीज पर निर्भर करती है, या कोई दूसरी चीज उसका सबसे महत्वपूर्ण या केंद्रीय पहलू है। मतलब कोई भी चीज जब दूसरी चीज पे डिपेंड करती हो, या जो दूसरी चीज है वो पहली चीज का सेंटर पॉइंट है, तो वहां पर हम निर्भर करना हिंज ऑन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यूचर प्लान्स फॉर हिम विल हिंज ऑन अंडरफुट कंडीशंस। उनके लिए भविष्य की जो फ्यूचर प्लान्स, भविष्य की जो योजनाएं हैं, वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। उनके फ्यूचर प्लान्स जो है वहां का सिचुएशन पे, कंडीशन पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट है पिलफरेज। पिलफरेज PILFERAGE। पिलफरेज एक नाउन है जिसका अर्थ होता है चोरी, थेफ्ट या स्टीलिंग। इसका आप एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हो, मिलता जुलता शब्द इंग्लिश में वर्ड। कम मूल्य की चीजें चुराने की क्रिया। ये जो चोरी है, इस तरह की चोरी होती है जो जिसकी वैल्यू कम होती है, लिटिल वैल्यू की होती है, उस चीज को चुराना। तो कम मूल्य की चीजें चुराने के काम जो होता है उसे हम पिलफरेज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, The pilferage of food is widespread। The pilferage of food is widespread। मतलब जो चोरी, भोजन की चोरी होती है वो हर जगह होती है, widespread है, सब जगह ये कॉमन है। तो the pilferage of food is widespread। फाइन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेनेंस। पेनेंस PENANCE। पेनेंस एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है पछतावा। पछतावा या खुद को सेल्फ पनिश करना, वॉलंटरीली सेल्फ पनिशमेंट। एक सजा जो आप खुद को यह दिखाने के लिए इसलिए देते हैं कि आपने कुछ गलत किया है और उस चीज का आपको दुख है, जिसकी वजह से आपको पछतावा है और आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट कर रहे हैं, सेल्फ पनिश कर रहे हैं। ठीक है, वी प्रेड एंड डिड पेनेंस टुगेदर। हमने एक साथ प्रार्थना करी और पछतावा करा। फाइन, आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिपोस्ट। रिपोस्ट REPOSTE। रिपोस्ट एक नाउन है, संज्ञा है जिसका अर्थ होता है जवाबी हमला, क्विक सेंसिबल रिप्लाई। जब आपको कोई बात कही जाती है, किसी तरह की बात कही जाती है और आप सेंसिबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से जब आप जवाब देते हैं तो उसे आप जवाबी हमला कहते हैं। तो एक चतुर जवाब
या मजाकिया प्रतिक्रिया, या जो आपको बात कही गई उसे आप मजाक में लेते हुए एक सेंसिबल रिप्लाई कर दिया, तो उस सेंसिबल रिप्लाई को आप क्या बोलोगे? रिपोजिट, जवाबी हमला। एग्जाम्पल देखते हैं। शी मेड अ शार्प रिपोजिट। उसने एक शार्प मतलब तीक्ष्ण बोलते हैं, तीक्ष्ण जवाब दिया, मतलब क्विक रिप्लाई किया होगा किसी चीज का, और सेंसिबल रिप्लाई किया होगा। Our next word is ancillary, ANCILLARY। Ancillary एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सहायक, असिस्ट करना बोलते हैं, या एसेसरीज बोलते हैं। ठीक है, आप इसे एसेसरीज एज ए सिनोनिम बोल सकते हैं एंसिलरी का। किसी मुख्य व्यवसाय, सेवा या गतिविधि को अतिरिक्त मतलब ऑप्शनल, अलग से, द्वितीयक, सेकेंडरी, आवश्यक, एक इंपॉर्टेंट सहायता प्रदान करता है। तो किसी मुख्य व्यवसाय मतलब किसी चीज का जब हम एसेसरी, एक सेकेंडरी ऑप्शन जो होता है, या कुछ जो उसे असिस्ट करे, हेल्प करे, तो उस चीज को आप एंसिलरी बोलेंगे। ही इज सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। वह एक मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायक एंसिलरी यूनिट इकाई में कार्यरत है, काम कर रहा है। Our next word is apex, APEX। एपेक्स एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उच्चतम बिंदु। उच्चतम बिंदु मतलब हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज का एक पॉइंट होता है जो बहुत हाईएस्ट होता है, सबसे उच्चतम होता है, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? एपेक्स। उससे ऊपर कुछ नहीं। किसी चीज का शीर्ष या सबसे ऊंचा भाग को हम एपेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He was at the apex of his career। वह अपने करियर के शीर्ष पड़ाव पर था। शीर्ष मतलब वह अपने करियर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। या आप जब कोर्ट की बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हो एपेक्स कोर्ट। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर कोर्ट नहीं है, तो वहां पर उच्चतम बिंदु। आई होप आप समझ पाए हो। तो इसे हम बोलेंगे एपेक्स, उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट, जिसे आप इन सिनोनिम बोल सकते हो।